हेलो स्टूडेंट्स। जैसा आप देख रहे हैं कि आपका चल चुका है चैप्टर नंबर 11 प्रबंध का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है आपका प्रबंध का महत्व। जैसा आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर प्रबंध नहीं है तो आप किसी भी व्यापार को, किसी परिवार को, किसी संस्था को, किसी कंपनी को नहीं चला सकते। यानी कि प्रबंध का सहारा आपको लेना ही पड़ेगा। चाहे प्रबंध की आपने शिक्षा ग्रहण की हो, चाहे आपने शिक्षा ग्रहण प्रबंध की ना की हो। जैसे आप अगर कोई जन्मदिन करते हैं, कोई शादी करते हैं या छोटा मोटा कोई फंक्शन करते हैं अपने घर में, तो भी आप प्रबंध के द्वारा ही करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे आप सबको अपने अपने दायित्व को बांटते हैं कि आप राशन लाने का कार्य करेंगे, किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं कि आप घर का कार्य करेंगे, स्वयं आप कोई और कार्य लेते हैं। उन सब जब आप व्यवस्थाओं को बांटते हैं, चाहे वो जन्मदिन हो, चाहे वो शादी हो, तो वो भी एक प्रबंध का ही अंग है, वो भी एक प्रबंध ही है। यानी कि दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक कार्य को करने के लिए प्रबंध का सहारा लेता ही लेता है। लेकिन यहाँ पर बात आती है किसी कंपनी के अंदर, किसी बड़े व्यापारिक संगठन के अंदर, कि प्रबंध का क्या महत्व होना चाहिए। यहाँ पर लिखा है, अलग अलग जो वक्ता हैं उन्होंने बताया है कि प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार कोई भी व्यवसाय स्वयं नहीं चल सकता, चाहे वह संवेग की स्थिति में ही क्यों न हो। यानी कि कैसे ही व्यवसाय, इसका मतलब है कि किसी व्यवसाय को आपने दुकान खोल ली और दुकान खोलकर छोड़ दी, तो ऐसा तो है नहीं भाई वो अपना आप चलेगी। उसको चलाने के लिए आपको प्रबंध की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको सबको कार्य बांटने पड़ेंगे। आपको एक कार्यालय बनाना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी सौंपनी पड़ेगी। एक क्रय विभाग बनाना पड़ेगा, एक विक्रय विभाग बनाना पड़ेगा, एक पूछताछ विभाग बनाना पड़ेगा। तो यही सब प्रबंध का प्रकार हैं। आगे लिखा है, प्रबंध प्रत्येक व्यवसाय का गतिशील का जीवनदायक तत्व होता है। इसके नेतृत्व के अभाव में उत्पादन के साधन केवल साधन मात्र रह जाते हैं, कभी उत्पादन नहीं बन पाते। जॉर्ज और टेरी ने लिखा है कि आधुनिक युग में कोई भी उपक्रम प्रभावी प्रबंध के बिना अधिक समय तक नहीं सफल हो सकता। अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति रूजवेल्ट का कथन है कि एक सरकार बिना श्रेष्ठ प्रबंध के रेत पर बने हुए मकान के समान है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि प्रबंध के बिना आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। जिस प्रकार आप देखते होंगे कि जब सरकारें चुनकर आती हैं तो वह अपने मंत्रियों को अलग अलग विभागों का बंटवारा करती है। किसी को वित्तीय विभाग, किसी को सुरक्षा विभाग, किसी को कानूनी विभाग, अलग अलग विभाग सौंपती है। यानी कि कोई एक व्यक्ति सभी विभागों को नहीं रखता, क्योंकि कोई एक व्यक्ति, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, वह सारे कार्य नहीं कर सकता। वह भी अपने विभागों का बंटवारा करके चलता है, जब ही वह देश को तरक्की के मार्ग पर ले जाता है। अगर वह ऐसा नहीं करता, सारे विभाग अपने पास ही रख लेता है, कोई मंत्री ना बनाए, कोई सलाहकार ना बनाए, किसी को विभाग न बांटे, तो ये देश नहीं चल सकता, कोई भी देश नहीं चल सकता। यदि किसी शादी का कार्य आपने सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, हर चीज़ की जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले ली, तो आप समझ लीजिए, आप सोच लीजिए अपने आप कि वह शादी कैसी होगी, उस शादी में कैसा कार्यक्रम होगा, क्योंकि ऐसा होना संभव नहीं है। अगला है प्रबंध के बढ़ते महत्व के कारण, कि दुनिया में, विश्व में, प्रत्येक व्यापारिक संगठन में, प्रत्येक व्यवसाय में प्रबंध का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है। इसमें लिखा है, मानव सभ्यता के आरंभ से ही प्रबंध महत्वपूर्ण रहा है, परंतु कुछ कारणों से इसके अध्ययन व शोध की उपेक्षा होती रही। इस शताब्दी के प्रारंभिक काल में इसका महत्व बराबर बढ़ता जा रहा है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1,
औद्योगिक समाज के एक प्रभावी समूह के रूप में। यानी कि जो हमारा उद्योग है, जहाँ पर वस्तु का उत्पादन होता है, उसे हम बोलते हैं उद्योग। उसको एक प्रभावी बनाना है कि उसके जो उत्पादन हो वो श्रेष्ठ हो और कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन हो सके, यानी कि उसे हमें श्रेष्ठ बनाना पड़ेगा। आज आप देख रहे हैं कि दुनिया में चाइना उद्योग के मामले में सबसे ऊपर आता जा रहा है। आप कोई भी आइटम खरीदिए, चाहे वो मेड इन इंडिया ही क्यों नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो पार्ट्स डले हुए हैं वे कोई ना कोई पार्ट मेड इन चाइना आपको मिलेगा। तो ये श्रेष्ठ प्रबंध का ही कारण है। वहाँ पर उन्होंने उद्योग में ऐसे ऐसे चीज़ें अपनाई हैं कि जिससे वे कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन कर पाते हैं, जिससे उस देश में बना हुआ वह सामान लोग बाग नहीं खरीदते, लेकिन चाइना से बना हुआ वही सामान खरीदते हैं, क्योंकि चाइना का सस्ता है और उसी देश में बना हुआ सामान वो महंगा है। तो ये श्रेष्ठ प्रबंध का ही कारण है। अगला है भीषण प्रतियोगिता का सामना करने के लिए। यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं कि आज व्यवसाय एवं उद्योगों में प्रतियोगिता का बोलबाला है, अतः इसका सामना करने के लिए प्रत्येक उत्पादक यह चाहता है कि उसका माल सस्ता हो, अच्छे गुण वाला हो, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में टिकने वाला बने। इस कार्य के लिए उसे कुशल प्रबंध की आवश्यकता होती है। अतः व्यवसाय व उद्योग के अस्तित्व के संरक्षण तथा गलाकाट प्रतियोगिता का सामना करने के लिए कुशल प्रबंध का महत्व निरंतर बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर आपको बाजार में होने वाली गलाकाट प्रतियोगिता का सामना करना है तो आपके पास एक पूर्ण प्रशिक्षित प्रबंधक होना अनिवार्य है, जिसके पास ज्ञान भी हो और जिसके पास अनुभव भी हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो हो सकता है आप बाजार में गलाकाट प्रतियोगिता का सामना ना कर पाए। चलिए अगला है बड़े पैमाने के उत्पादन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए। आज आप देख रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो फैक्ट्रियां इतनी बड़ी हैं कि एक साथ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 व्यक्ति वहां पर कार्य करते हैं, और 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 व्यक्ति को संभालना कोई किसी व्यक्ति के बस की कार्य नहीं है। ये सब जो हो सकता है ये प्रबंध के द्वारा ही हो सकता है। जब तक एक सफल प्रबंधक आपके पास नहीं होगा जो उन कर्मचारियों का पथ प्रदर्शन नहीं कर सकता, अगर उनको सही समय पर अभिप्रेरणा नहीं दे सकता, तो भी आपका कार्य नहीं चल सकता। चलिए अगला है आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए। आज आप देख रहे हैं कि जो उत्पादन हो रहे हैं वे नई नई मशीनों के द्वारा, नई नई टेक्नोलॉजी के द्वारा हो रहे हैं, जिससे हमारा सामान सस्ता बनता है और दिखने में आधुनिक लगता है। तो हमारे पास ऐसा प्रबंधक, ऐसा मैनेजर होना चाहिए जिसे नए नए आविष्कारों की जानकारी रखता हो और वह उनका उपयोग करना जानता हो, जिससे वह हमारे व्यापार को दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करवा सके। अगला है श्रम समस्याओं के निवारण के लिए। यानी कि आप देखते होंगे कि प्राचीन काल में श्रमिकों का शोषण किया जाता था, उनसे 12 से 14 घंटे का काम लिया जाता था और मजदूरी कम दी जाती थी, परंतु मरता क्या न करता वाली कहावत चरितार्थ हुई। श्रमिकों ने अपने संगठन का निर्माण किया और श्रम व पूंजी में संघर्ष होने लगा। इनके संघर्ष ने पूंजीपतियों और प्रबंधकों को अपनी श्रम नीति में परिवर्तन करने को बाध्य किया, अतः उन्हें सुयोग्य व्यवसाय प्रबंधक की आवश्यकता अनुभव होने लगी। यानी कि पहले क्या होता था कि कार्य ज़्यादा लिया जाता था और पारिश्रमिक कम से कम दिया जाता था। तो इसी शोषण को देखते हुए श्रमिकों ने अपने संगठन बनाए और जो स्वामी था उसको अपने व्यापार के अंदर प्रबंधकों की नियुक्ति करनी पड़ी, क्योंकि अगर श्रमिकों से, कर्मचारियों से कार्य कराना है तो इन्हें अच्छा वेतन भी देना पड़ेगा और उन्हें अभिप्रेरणा भी देनी पड़ेगी। अगला है उत्पत्ति के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित करने के लिए। यानी कि जो उत्पादन कार्य में सम्मिलित व्यक्ति हैं या सम्मिलित चीज़ें हैं,
उन सब में ऐसा समन्वय होना चाहिए, ऐसे संगठन की भावना होनी चाहिए जिससे सब मिलकर कार्य करें। जैसे यहाँ पर लिखा है कि उत्पत्ति के साधन भूमि, श्रम, पूंजी, कच्चा माल, सामग्री आदि की आवश्यकता होती है। इन साधनों में प्रभावपूर्ण सहकारिता स्थापित करने के लिए प्रबंध आवश्यक है। प्रबंध के माध्यम से ही उत्पादन के विभिन्न साधनों में समन्वय स्थापित होता है। यानी कि इन सब में हमारे पास भूमि है, लेकिन भूमि ऐसी जगह पे है जहाँ पर हम श्रम आसानी से उपलब्ध नहीं करवा सकते, जहाँ पर कच्चा माल आसानी से नहीं आ सकता। यानी कि भूमि हमने कहीं ऐसी दूर जगह पे ले ली जहाँ पर श्रम आने तक बहुत महंगा पड़ता है, यानी वहाँ पर कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी बाहर से लाने पड़ते हैं। वहाँ पर कच्चा माल नहीं आ सकता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है, भाड़ा बहुत लगता है। तो हमें इन सब का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए एक अच्छे प्रबंधक को कि कम से कम लागत में अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। चलिए अगला है सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए, यानी कि सरकार के प्रति, समाज के प्रति हमारे व्यावसायिक संगठन के कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। यानी कि व्यवसाय से किसी आम जन को हानि ना हो, सरकार का जो टैक्स है वो भी आसानी से चुकता रहे, व्यावसायिक संगठन में कोई ऐसा कार्य ना हो जो देश के कानून को तोड़ता हो। तो इन सबको का पालन करने के लिए भी हमें प्रबंध की आवश्यकता होती है। उसके बाद है अगला निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि प्रत्येक व्यवसायी का कुछ ना कुछ निर्धारित उद्देश्य होता है। जब वह व्यवसाय खोलता है या चलाता है तो वह अपने दिमाग में कुछ लक्ष्य लेकर चलता है, उसके उस लक्ष्य की पूर्ति भी उस व्यवसायिक संगठन से होनी चाहिए, तभी हमारे व्यवसाय का जो संकल्प है वो पूरा होगा। तो हमें ऐसे प्रबंधक की नियुक्ति करनी चाहिए जिससे हमारे सभी लक्ष्य पूरे हों। अगला है न्यूनतम प्रयत्नों में अधिकतम परिणामों की प्राप्ति के लिए, यानी कि हम प्रयास कम से कम में, यानी कम से कम समय में और कम से कम मेहनत में अधिक से अधिक प्रयास हो सके। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, डार्विन के शब्दों में कोई भी विचारधारा, कोई भी वाद, कोई भी राजनीतिक सिद्धांत प्रदत्त मानवीय एवं भौतिक साधनों के उपयोग से न्यूनतम प्रयत्नों के द्वारा अधिकतम उत्पादन की प्राप्ति नहीं कर सकता। यह तो केवल दोष रहित प्रबंध द्वारा ही संभव है। प्रबंध कार्य समूह को नए विचार, नई दिशा प्रदान करता है और उनको कार्यों में इस प्रकार समन्वय करता है कि न्यूनतम लागत से अधिकतम परिणाम प्राप्त हो जाते हैं। अगला है आपका संस्था के बाह्य तथा आंतरिक पक्षों में समन्वय स्थापित करने के लिए, यानी संस्था के जो बाहरी व्यक्ति जैसे अंशधारी, ऋणपत्रधारी, विनियोक्ता हैं, श्रमिक संघ हैं, और संस्था के आंतरिक कर्मचारी, अधिकारी, इन दोनों में पारस्परिक समन्वय होना चाहिए। यह भी प्रबंध का प्रमुख कर्तव्य है। और आखिरी है आपका उत्पादन के साधनों का अधिकतम उपयोग करने के लिए, यानी कि हमारे पास उत्पादन करने के जो अधिकतम साधन उपलब्ध हैं उनका भी हम अधिकतम उपयोग कर सकें। यह भी प्रबंध का प्रमुख कर्तव्य है।